हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं इसकी स्टडीज स्पेशलाइजेशन वाले पोर्शन की, इसमें हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ फैमिली, किनशिप और मैरिजेस वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा, इसके रिगार्डिंग टॉपिक है हमारा सोशल चेंज। अगर मैं पूरा देखूँ तो टॉपिक क्या है, सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये जो हमारा सोशल चेंज टॉपिक है, ये बेसिकली सोशल चेंज होता क्या है। ठीक है, सोशल चेंज होता क्या है, तो इसी को आज हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंसेप्ट है सोशल चेंज का, वो उसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, अगस्त कॉम्टे ने। तो अगस्त कॉम्टे जो थे वो उसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोला जाता है। जब हमने सोशियोलॉजी की डेफिनेशन की थी, इसको हमने पढ़ा था। बाद में इसी तरह से हम देखते हैं, तो इस सोशल चेंज के जो कंसेप्ट था, बाद में इसको रिफाइन किया गया, डेवलप किया गया। इसके जो मेन जो अपने थ्योरिस्ट जो याद रखते हैं वो कौन होंगे, एक तो आ जाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, और हर्बर्ट स्पेंसर के साथ साथ कार्ल मार्क्स। ठीक है, और दूसरे सोशियोलॉजिस्ट में तीन का अपने जो है वो भूलना नहीं है, सोशल चेंज के साथ जो रिलेट करते हैं। दैट वन इज द अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर एंड कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि कोई भी ह्यूमन सोसाइटी जो है वो स्टैटिक नहीं है, भाई एक पोजीशन पे नहीं है, वो हमेशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो आप खुद ही देखो, जब हम बच्चे थे तो हम लोगों की जो लाइफस्टाइल था वो कैसा था। विद इन जैसे हम थोड़ा अडल्टहुड में आए तो वहाँ पे कैसा हमने चेंज देखा, टीनेजर्स में कैसे चेंज देखी, अडल्टहुड में कैसे, जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो किस तरीके के चेंजेस देखते हैं। तो दीज आर द चेंजिंग, है ना। तो जैसे पहले अगर हम कहीं पे देखें, किसी फंक्शन में खाना ट्रेडिशन था कि नीचे जमीन पे बैठ के खाया जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा आ गया कि चेयर्स वगैरह लगा के अरेंज हो गया, अब स्टैंडिंग का आ गया। तो वो अलग अलग सिस्टम है, तो दिस काइंड ऑफ द चेंजेस। तो एक ये फिलोसफर है जिनका नाम है बिलबर्ट मूर। ये क्या बोलते हैं, बिलबर्ट मूरे बोलते हैं, सिग्निफिकेंट अल्टरेशन इन स्ट्रक्चर ओवर टाइम इन बिहेवियर पैटर्न्स एंड कल्चर इंक्लूडिंग नॉर्म्स एंड वैल्यू। बोलता है जो एक चेंज देखी जाती है एक स्ट्रक्चर में एक टाइम के बाद। ठीक है, जिसमें बिहेवियर पैटर्न्स होंगे, कल्चर्स होंगे, नॉर्म्स और वैल्यूज होंगी, वो सारे। ठीक है, अब देखो मैकेबर और पेज जो है ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट है। तो ये क्या बोलते हैं, सोशल चेंज होती है एक प्रोसेस। सोशल चेंज क्या है, एक प्रोसेस है, किसमें, जो रिस्पॉन्सिव प्रोसेस है। प्रोसेस तो है लेकिन रिस्पॉन्सिव है, जिसमें बहुत सारी तरह की चेंजेस जो है वो देखी जाती है। और ये जो चेंजेस होती है, ये क्या होती है, मैन मेड कंडीशन होती है लाइफ की। ये चेंजेस खुद ब खुद नहीं आती, कोई नेचर के द्वारा नहीं, तो ये इंसान के द्वारा खुद बनाई जाती है, जैसे उसके चेंज आ जाता है एटीट्यूड में। ठीक है, तो सोशल चेंज देखने को मिलता है। मान लो कोई इंसान जो है बहुत सूलों का पक्का है, लेकिन बाद में क्या होता है, किसी कारण की वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा डिसलॉयल हो जाता है, या उसके जो प्रिंसिपल्स है वो अपने कुछ बदल देता है, तो दिस इज द सोशल चेंज। ठीक है, इसी तरह से जो चेंजेस हमें देखती मिलती है इस ह्यूमन कंट्रोल से बाहर जाके ही, जैसे बायोलॉजिकल या फिजिकल नेचर ऑफ द थिंग्स, वो भी क्या बनाती है, कॉज करती है, सोशल चेंज को कॉज करती है। सोशल चेंज जो है शुरुआत में एक प्रोसेस है अल्टरेशन की, जिसमें हम लोग बोलते हैं विद नो रेफरेंस टू द क्वालिटी ऑफ चेंज। ये नहीं देखा जाता सोशल चेंज के अंदर कि क्वालिटी कैसी है। ठीक है, हो सकता है कुछ चीजें, कोई बुरा इंसान हो, कोई मर्डर है या कोई रेपिस्ट है, वो चेंज होके क्या बन जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए, तब भी तो सोसाइटी के अंदर चेंज आएगी, है ना। अगर कोई लेकिन कोई अच्छा इंसान है लेकिन वो कोई बुरा बन रहा है, तो वो भी क्या है, सोसाइटी में चेंज आ रहा है। तो लेकिन उसमें क्वालिटीज अगर देखोगे, एक में पॉजिटिव क्वालिटीज डेवलप हुई, दूसरे में नेगेटिव क्वालिटीज डेवलप हुई। तो इसलिए इसमें किसी तरह का रेफरेंस हम नहीं दे सकते क्वालिटी ऑफ चेंज। नाउ द नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ सोशल चेंज। फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो फीचर्स में अगर हम बात करें तो फीचर्स में क्या होंगे, सोशल चेंज इज द इफेक्ट ऑफ सर्टेन कॉजेज। कुछ कारणों की वजह से सोशल चेंज होता है। ठीक है, सोशल चेंज जो है मॉडिफाई करता है सोशल स्ट्रक्चर को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को और सोशल फंक्शनिंग को। ऑब्वियस सी चीज है, जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर चेंज होगी, स्ट्रक्चर चेंज होगी, जैसे मैंने बोला कि कहीं पे खाना कहीं पे जाता था तो पहले क्या होता था, जमीन पे बैठ के खिलाया जाता था। फिर देन उसके बाद स्टैंडिंग वो आ गया, फिर उसका ऑर्गेनाइज हो गया। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल फंक्शंस में भी क्या आता है, फर्क पड़ता है। जो लाइफस्टाइल होता है एक लोगों का आपस में रहने का, उसको ये मॉडिफाई करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल चेंजेस आती है, डिफरेंट फ्रॉम सोशल चेंज। ठीक है,
टेक्नोलॉजी को जो कल्चर चेंज होती है ये सोशल चेंज से अलग होती है। आप देखो टेक्नोलॉजिकली अगर आप बोलोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है या कंप्यूटर का यूज हो रहा है वो सोशल चेंज से अलग है, ठीक है। सोशल चेंज जो है वो रिफ्लेक्शन हो सकती है किसी सोशल एटीट्यूड से, सोशल वैल्यूज या फिर वे ऑफ लिविंग से, ठीक है। सोशल चेंज कब दिखी जा सकती है जब समाज में उसका कोई एटीट्यूड चेंज हो जाता है, सोशल वैल्यूज चेंज हो रही है या फिर वेज ऑफ लिविंग चेंज हो रही है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल चेंज की, कि सोशल चेंज क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, लगातार चली रहती है, एकदम से नहीं होती। टेम्परर हो सकती है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप चेंज भी हो सकते हो, लेकिन फिर क्या हो सकती है वापस से अपनी पोजीशन पे आ सकते हैं। इन्वायरमेंटल हो सकती है, ऑब्वियस ही बात है जिस माहौल में आप बैठे हो वैसे आप चेंज हो जाते हो, ठीक है ना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे कोई बैक बाइटिंग वाले माहौल में बैठते हैं वो बैक बाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से कोई रिलीजियस फेस्ट में बैठते हैं तो वो रिलीजियस हो जाते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी शो करते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ द सोशल चेंज इज इन्वायरमेंटल। सोशल चेंज इन्वायरमेंटल होते हैं, ह्यूमन चेंज भी होता है, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे जिस इंसान के साथ आप बैठोगे वैसे ही आप क्या करोगे, अपने बिहेवियर को चेंज करोगे, तो दैट काइंड ऑफ है सोशल चेंज। सोशल चेंज जो है रिजल्ट हमें मिलता है, बहुत सारी इंटरेक्शन होती है नंबर ऑफ फैक्टर्स की, बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर क्या करते हैं सोशल चेंज कॉज करते हैं। ये क्या होती है, एक चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन चलती है क्योंकि देख रेख के क्या होता है, एक दूसरे को देख देख के क्या हो जाती है, थोड़ी बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाती है। आप कहीं किसी के घर पे गए, उनका जो सर्विंग था, जो आपको उनका अ, इन आपको जो भी उन्होंने सर्व किया उनका सर्विंग तरीका आपको बड़ा अच्छा लगा, जहाँ उधर जाके आपको उनकी जो ये है हमारे बर्तन है, जो हम उसे क्रॉकरी है बहुत अच्छी लगी, आपने देखा कि वहाँ पे क्या अपन उसी चीज को आपने क्या कर दिया, अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं सोशल चेंज जो है उसमें टेम्पो या फिर रेट डायरेक्शन ऑफ चेंजेस जो है वो रहती है। प्लान भी हो सकती है, अनप्लान भी हो सकती है, जानबूझ के भी आप उसको कर सकते हो कि हमने अपने आप को बदलना है, ठीक है, समाज को बदलने के। जैसे क्या था, जैसे सती प्रथा होती थी, ठीक है, सती प्रथा को रोका गया था, तो एक प्लान्ड तरीके से एक जो थी वो सोशल चेंज लाई गई थी, ठीक है। अनप्लान्ड भी हो सकते हैं, कुछ नेचुरली कुछ काजेज हो जाते हैं जिसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है वो चेंज देखने को हमें मिलती है। शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग रन चेंजेस, कुछ क्या होती है शॉर्ट टाइम के लिए होती है, सोशल चेंज जो है वो कुछ समय के लिए भी हो सकती है, और कुछ क्या होते हैं लॉन्ग रन के लिए होती है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं अपना जो है वो लाइफस्टाइल है जब कुछ उनकी जो सोसाइटी है वो लंबे समय के लिए वो उसको क्या करते हैं वैसे ही दूसरे तरीके में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट चेंजेस जैसे देखो कोई घर में मेहमान आ गए, इमीडिएटली ड्रेसेस चेंजेस हो गई, पता चला कि वो आ रहे हैं, आप जो क्रॉकरी है वो चेंज हो जाती है, या फिर आपके रूम्स है उसको क्लीन कर देते, तो दिस काइंड ऑफ द शॉर्ट चेंजेस, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट सोशल चेंजेस। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, ये ऑब्जेक्टिव टर्म होता है, ठीक है, आया गया, ये आता जाता रहता है, ठीक है। देन उसके बाद होता है एजेंट्स। एजेंट्स कौन से होते हैं सोशल चेंज के, तो एजेंट्स कौन से होते हैं, एजेंट्स की अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं, दे कैन बी फ्रॉम विद इन द सोसाइटी, ये इस सोसाइटी के अंदर ही आते हैं, जिसमें हम होते हैं एंडोजेनियस और ऑर्थोजेनेटिक, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज जिसको हम बोलते हैं एक्सोजेनस एंड हेट्रोजेनिक, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, जो चेंज विद इन द सोसाइटी आएगी, ठीक है, सोसाइटी के अंदर खुद ब खुद आएगी, उसको हम बोलेंगे एंडोजीनस, क्योंकि जो वर्ड एंडो है इसका मतलब क्या होता है विद इन, ठीक है, एंडो वर्ड का मतलब क्या होता है विद इन, ठीक है। उसी तरह से ऑर्थोजेनेटिक के वो खुद ब खुद आ रही है, ऑर्थोजेनेटिक है, ठीक है। जबकि जो एक्सटर्नल सोर्सेज इम्पैक्ट डालते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सो, क्योंकि एक्सो का मतलब क्या होता है कि जो आउटसाइड है, विद इन के बजाय आउटसाइड वाला, ठीक है। देन उसी साथ हम अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या होता है, जब भी कोई बाहर से चीज अफेक्ट डालेगी ना वो हमेशा हिट्रोजेनेटिक होती है, ठीक है, वो ऑर्थोजेनेटिक नहीं होती, वो हिट्रोजेनेटिक होती है। इंटरनल कॉजेज में क्या आ सकते हैं, जैसे कोई स्ट्रेस है, कंफ्लिक्ट है, कंफ्लिक्ट्स बिटवीन आइडियाज, तो वो क्या करते हैं, प्लानिंग है, पॉलिटिकल रूल है, वो क्या होता है सोसाइटी के अंदर खुद ब खुद चेंज आता है, ठीक है। मान लो अगर हमारे अंदर कोई किस्म का स्ट्रेस चल रहा है, सोसाइटी के अंदर कोई जैसे स्ट्रेस चल रहा है, कोई मूवमेंट चल पड़ती है, तो वो क्या करती है, वो एंडोजेनेटिक है, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल कॉजेज में है जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, वॉर लगी कहीं पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, तो देखो यहाँ से जो अपन नेक्स्ट टॉपिक निकलेगा ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का, ये क्या है, ये एक्सटर्नल कॉज बनते हैं किसके, सोशल चेंज के, ठीक है। तो ये आपको क्या रखनी है, थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द थीरीज, ठीक है,
नेक्स्ट क्या आएंगी, थ्योरीज आ जाएंगी किसकी, सोशल चेंज। तो देखो अगस्ट कॉम्टे इज नोन फॉर द सोशल चेंज। सोशल चेंज का कंसेप्ट किसने दिया था, अगस्ट कॉम्टे ने। तो इसमें इन्होंने बोला था, अगस्त कॉम्टे बोलते हैं कि सोशल चेंज में क्या होती है, 3 स्टेजेस होती है। क्या बोलते हैं अगस्त कॉम्टे, कि सोशल चेंज में, ठीक है, कितनी स्टेजेस होती हैं, 3 होती है। ठीक है, अब बोलते हैं 3 स्टेजेस वो कौन सी है, ये बोलते हैं लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इज द सोशल चेंज। अब इसमें क्या होता है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक। ठीक है, ये आपने नाम याद रख लेने हैं। 3 स्टेजेस कौन सी है, थियोलॉजिकल है, मेटाफिजिकल है, पॉजिटिविस्टिक है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर का भी मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना। तो ये क्या बोलते हैं, सोशल डार्विनिज्म, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। ठीक है, कि जो सोशल सोसाइटी के अंदर ये सारी चीजें चलती है, वो सारी क्या कॉज करती है, सोशल सोशल चेंज कॉज करते हैं। देन उसके बाद है सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। ठीक है, आपको रहने के लिए जो भी चीजें चाहिए। देन उसके बाद आता है मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, आज के टाइम पे आप देखते हो जो सोसाइटी है वो वैसी ही है। ठीक है, देन उसके बाद है कल्चर लैग, किसने बोला है, WF ऑकबर्न ने बोला है। एमाइल डर्कहिम जो है ये बोलते हैं मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडिटी की वजह से, यानी कि मैटेरियल और मॉरल डेस्टिनीज की वजह से क्या आता है, चेंज होता है। एनिमिज्म, पॉलीथिज्म एंड मोनोनिज्म ये किसने दी हुई है, बी टेलर ने दी है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कुछ ध्यान रख लेना। जैसे अगस्त कॉम्टे तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दी है, तो उनकी जो मेन जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी वो उनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, अब देखिए मॉडर्नाइजेशन क्या है। एक तो सबसे पहली बात है, जब मॉडर्नाइजेशन है एक प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस कौन सी है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है ये, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ठीक है, अब इसको अगर आप देखोगे, ठीक है, किसकी मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, सोशल चेंज की, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। इसका मतलब क्या है कि ये क्या करती है, सोसाइटी को सोशल ट्रांसफॉर्म करती हुई, ट्रांसफॉर्म द सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सोसाइटी। जो हर तरह से, चाहे वो हमारे सोशल रिलेशन हो गए, कल्चरल हो गए, इकोनॉमिक हो गए, पॉलिटिकल हो गए, उन सबको चेंज करती है। ये क्या डिक्लेयर करती है, पासिंग ऑफ ट्रेडिशन। मॉडर्नाइजेशन क्या बोलती है कि ट्रेडिशन जो है वो क्या हो रहा है, पास ऑन हो रही है। ठीक है, एनलाइटमेंट वाज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी में सबसे जो पहला मेन एलिमेंट है वो कौन सा है, एनलाइटमेंट। ठीक है, क्या है, एनलाइटमेंट। तो बोलता है जो मेन फिलोसफर है एनलाइटमेंट के, जैसे कि रीजन, सॉरी फिलोसफीज क्या है एनलाइटमेंट की, रीजंस, एम्पिरिकलिज्म, साइंस, प्रोग्रेस, फ्रीडम, यूनिवर्सलिज्म एटसेट्रा अबाउट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सबसे बड़ी बात है कि इंसान जो मॉडर्न है अपने आप को कब बोलेगा, कि आज हम बोलते हैं हम मॉडर्न साइंस, मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट है। क्यों है, क्योंकि देखो आज की सोसाइटी को पता है कि कोई बात अगर हो रही है उसका कारण क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, क्या लॉजिक्स क्या है किसी चीज को लेके, किस हद तक फ्रीडम होनी चाहिए और किस हद तक जो है वो यूनिवर्सलिटीज रखती है वो सारी चीजें। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग कौन सोसाइटी का पार्ट है, मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट है। इवन के हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म होना, चेंज होना किसका, ट्रेडिशनल सोसाइटी का इनटू मॉडर्न वन। ठीक है, उसी को मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी इनटू मॉडर्न वन। इसमें क्या आता है, चेंजेस आती है हर एक बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, जिसमें टेक्नोलॉजी आता है, इकोनॉमी आता है, पॉलिटिक्स है, कल्चर है। अगर हम मॉडर्नाइजेशन को टिपिकली देखें तो इसमें क्या क्या है कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू न्यू चेंजेस जो है उनको अडॉप्ट करना, नॉर्म्स है, अर्बनाइजेशन है, शिफ्ट होती है मोर सेक्युलर एंड रैशनल वर्ल्ड में। तो देखिए सबसे पहली बात आती है, अब आपने ध्यान का रखना है कि गोल जो होता है मॉडर्नाइजेशन का वो क्या होता है, इम्प्रूव करना लिविंग स्टैंडर्ड को, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना और प्रोग्रेस को प्रमोट करना। तो मेन गोल ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, to improve the living standards, increase the efficiency and promote progress। अगर इसकी डेफिनेशंस देखें, डेफिनेशंस वैसे इसकी चीज़ आप पूछी नहीं जाएंगी। ठीक है, तो आपने सिंपली उसी का पार्ट जो है वो आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस वेयर बाय लेस डेवलप्ड सोसाइटी एक्वायर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू मोर डेवलप्ड सोसाइटी। तो ये किसने दी थी, डैनियल लर्नर ने दी थी। तो एक डेफिनेशन आप जो है डैनियल लर्नर की आई थिंक आप याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि देखो जेम्स ओ कॉर्नल ने तो ये बोला था कि मॉडर्नाइजेशन जो प्रोसेस है जिसमें ट्रेडिशनल
और प्री टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी जो है वो पास होती है और गुजर के उनमें बात क्या आती है, एक मशीन टेक्नोलॉजी रैशनल सेक्युलर एटीट्यूड जो है वो आता है। इसका मतलब क्या था कि वेस्टर्न पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करने का। तो ये इतना इम्पोर्टेंट आई थिंक नहीं रहेगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना उसको मैं बोल देती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के लिए आ सकता है। देन उसके बाद होता है मॉडर्न, ऐसे तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है बट फिर भी थोड़ा बहुत एक आइडिया होता है कि कहाँ से क्वेश्चन जो है वो निकल आएगा। देन उसके बाद होता है मॉडर्नाइजेशन जो है प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक कंपोनेंट पे देखी जाती है, बिल्कुल देखी जाती है। तो क्या ये हमें बता सकता है, जस्ट अ मिनट, सोशल प्रोसेस जिसमें क्या होता है इन्वायरमेंट भी अपना रोल प्ले करता है, बिल्कुल करता है। लर्नर ने कुछ क्या दी है, कैरेक्टरिस्टिक दी है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि लर्नर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट है फॉर द मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन क्या था, इसकी डेफिनेशन क्या देखी थी हमने डैनियल लर्नर्स के अकॉर्डिंगली। हमने देखा था कि प्रोसेस है सोशल चेंज वेयर बाय लेस डेवलप्ड सोसाइटी एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू मोर डेवलप्ड सोसाइटी। द प्रोसेस इज एक्टिवेटेड बाय इंटरनेशनल और इंटर सोसाइटल कम्युनिकेशन। ये जो प्रोसेस है ये किसके द्वारा चलती है, इंटरनेशनल और इंटर सोसाइटल और कम्युनिकेशन की वजह से। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसकी देखें, ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ इन द इकोनॉमी। अब हम क्या बोल सकते हैं कि लोगों के अंदर क्या है, एक अपने ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है। आज हर कोई क्या करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है ताकि उनमें क्या हो, उनके पास खुद में कोई ना कोई पैसा हो। उसी तरह से जब सोसाइटी के अंदर हर कोई अपनी अर्निंग करेगा तो वो क्या होगी, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ होगी, किस देखने को मिलेगी किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। फिर चाहे कोई कम कमा रहा है चाहे कोई ज्यादा कमा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत काम करके जो है वो अर्न करे। देन पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स यानी कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। देन थर्ड वन बोलता है कि मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, सेकुलर और रैशनल नॉर्म्स देखने को मिलते हैं, यानी कि वो एक घिसे पीटे पुरानी रूढ़िवादी सोच नहीं है, उसको इंक्रीज करके सेकुलरिज्म पे, ठीक है, हर एक पर्सन की वैल्यू होनी चाहिए, नॉर्म्स की होनी चाहिए। देन बोलते हैं इंक्रीज इन मोबिलिटी इन द सोसाइटी। इसमें वो क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ फिजिकल सोशल एंड साइकिक मूवमेंट, ठीक है। तो मोबिलिटी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, उसको बढ़ावा देना है। एमरजेंसी होनी चाहिए पर्सनैलिटी टाइप की, ठीक है, ताकि जो मोबाइल पर्सनैलिटीज है उसमें रैशनैलिटी एम्पैथी और देखो एम्पैथी की फीलिंग्स भी आनी चाहिए लोगों के अंदर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो होती है कुछ काइंड्स की मतलब देनी चाहिए हर किसी को, ताकि वो सारी क्या है मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाती है। ये बोला था लर्नर ने। अब जो इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉडर्नाइजेशन की। तो ये दी गई थी बाय द, ठीक है, ये बोलता है इट इज बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट मोड। जो मॉडर्नाइजेशन है ये किसके ऊपर है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। जो क्या बोलता है, कैरेक्टराइज्ड बाय वेज लेबर एंड मार्केट इकोनॉमी के जो प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए और उसी के साथ साथ जो भी काम कर रहा है उसको वेज मिल देनी चाहिए। हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन की बात करता है, स्पेशलाइजेशन की बात करता है कि जो भी काम है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी काम दे दो तो वो कर देगा, ठीक है। जैसे पहले होता था ना, कोई भी काम किसी को सौंप दे दो वो करता था बेचारा। लेकिन आजकल आपने देखा होगा इवन के जो हमारे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जो वैकेंसीज निकलती है उसमें क्या होता था, पहले सिंपली लिखा होता था यू ओनली द ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है तो सिंपली लिखा होता है ग्रेजुएट विद ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, ठीक है, फॉर दिस कैटेगरी और 45 फॉर दिस एंड दिस, ठीक है। तो जो भी ग्रेजुएट होता था उसके लिए एप्लीकेबल होता था। लेकिन आज आप देख लो, जैसे आपने अभी सुपरवाइजर का फॉर्म लगा होगा, उसमें उन्होंने ग्रेजुएशन बेस तो रखा, लेकिन उसमें ये भी रेफर किया कि जो सोशियोलॉजी वाले जो बच्चे होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। जहाँ फिर कुछ फॉर्म्स में क्या होता है, पर्टिकुलरली जो होता है जैसे यूनियर असिस्टेंट है उसमें कंप्यूटर्स जो है वो कंपल्सरी है। इट मीन्स कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन जो है वो ढूंढी जाती है। अब बोलते हैं ग्रोथ जो होती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की, ये क्या होनी चाहिए, आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स जो होते हैं अडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं इसकी ग्रोथ अच्छे से होनी चाहिए। इंडिविजुअलिज्म और फ्रीडम की बात है कि हर एक इंसान जो है उसको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक है। देन एम्फेसाइज करता है आइडिया सोशल प्रोग्रेस। ये बोलता है कि अगर हर कोई इंसान आगे बढ़ेगा तभी सोसाइटी क्या करेगी, प्रोग्रेस करेगी, ठीक है। तो ये इस बात की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पिक्चर जो है हमारा, नेक्स्ट पार्ट जो है आज के टॉपिक का, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक रहता है दैट इज ग्लोबलाइजेशन, उसको भी आज ही खत्म करेंगे।
तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। कहाँ पे देखा जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड के अंदर, और ये याद रखना 18th सेंचुरी में ही हुई थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, ठीक है, नॉट ओनली इंग्लैंड बट यूरोप, ठीक है, लेकिन कहाँ पे, यूरोप में भी, और उसके बाद क्या हुई थी, बट उसके बाद धीरे धीरे करके सारी की सारी वर्ल्ड में देखी गई, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसने, देखो मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा किसने दिया, अभी आपने मॉडर्नाइजेशन का टॉपिक पढ़ा ना, तो मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा किसने दिया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, सॉरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पेव द वे फॉर मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। अगर ये मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है तो इट मीन्स कि इसने क्या लाया होगा, सोशल और इकोनॉमिक चेंज लाई होगी, ठीक है, क्या लाई होगी इसने, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसने प्रोसेस है जिसमें सोशल और इकोनॉमिक चेंज है, जिसमें इकोनॉमी जो है वो शिफ्ट हुई थी प्राइमरी एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, ठीक है। तो क्या देखा अभी हमने कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड से, फिर इंग्लैंड नहीं बल्कि पूरी की पूरी यूरोप में वो फैली, देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो फैल गया, ठीक है। इसी की वजह से क्या हुई, मॉडर्नाइजेशन को देखने को मिली, क्योंकि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ये एक वो प्रोसेस थी जिसमें सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस देखी गई, जिसके द्वारा थ्रू इकोनॉमी जो थी वो प्राइमरी कि इनके लोग जो थे उन्होंने एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके कहाँ पे आगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ आना शुरू कर दिया था। इसमें क्या बोला जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द एमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन, यानी कि अब जो भी काम हो रहा था वो किसके ऊपर हो रहा था, मशीन के ऊपर हो रहा था, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये होता है, इसकी वजह से क्या हुआ, रेवोल्यूशनाइज्ड हुई प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से क्या मिला, मास प्रोडक्शन और इनोवेशन देखने को मिली। फैक्ट्री बेस्ड जो सिस्टम था प्रोडक्शन का और टेक्नोलॉजी था, डिवीजन ऑफ लेबर लेड टू द कैटलिज्म चेंजेस इन द सोसाइटी। तो बोलता है ये जो सिस्टम आया फैक्ट्री बेस्ड वाला, और इस प्रोडक्शन में मशीन बेस्ड प्रोडक्शन होगी या टेक्नोलॉजिकल होगी, उसके साथ डिवीजन ऑफ लेबर जो था उन्होंने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सोसाइटी में चेंज लाने का। ब्यूरोक्रेटिकली मैनेज इंडस्ट्रियल फर्म्स जो थे वो स्टार्ट किया, और मास प्रोडक्शन ये तो इसमें आएगा नहीं। जैसे जैसे क्या हुआ, लेबर इंक्रीज होने लगी, तो वैसे वैसे लोग जो थे वो माइग्रेट हुए सिटीज की तरफ लार्ज नंबर्स में, ठीक है, और इसी की वजह से क्या हुआ, हमें क्या देखने को मिली, अर्बनाइजेशन को देखने को मिली। अगर कोई पूछे कि अर्बनाइजेशन है क्या, जब किस क्या कारण था जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन हुई, तो अर्बनाइजेशन तब हुई जब लोगों ने शहरों में मूव करना शुरू किया, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ लेबर। तो लेबर किसके लिए चाहिए थी, डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ पे देखने को मिला, इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिला। तो बोलते प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये अडॉप्शन ऑफ न्यू, बेसिकली ये चली कब, जब हमने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, ठीक है। लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिला था यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, इनोवेशन जैसे कि स्टीम इंजन, मैकेनाइज टेक्सटाइल प्रोडक्शन और फैक्ट्री सिस्टम जो था उसको क्या किया था, इम्प्रूव किया था, ठीक है। अब बोलते हैं ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया एफिशिएंसी को। जब एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, और इसी वजह से क्या हुआ, आउटपुट जो थी वो अच्छी खासी देखने को मिली और इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिली थी। अब ये बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज from primarily agrarian-based economies to ones dominated by manufacturing and industrial production. It represents a pivotal shift in human history marked by advancement in technology, transportation, and economic organization. Industrialization has had far-reaching impacts on nearly every aspect of human life, shaping economies, societies, cultures, and the environment. तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफर करना सोसाइटी को एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी से, ठीक है। तो एक शिफ्ट देखने को मिला था यहाँ पे अंदर। तो अभी तक जो टर्म्स हमने याद रखनी है, दैट इज द अर्बनाइजेशन, जो किसकी वजह से हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो इकोनॉमी थी वो चेंज हो गई, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चर्ड हो गई। देन इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया था, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था टूवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन। अर्बनाइजेशन के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन की तरफ आया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो थी वो चेंज हो रही थी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक इज
नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा, ग्लोबलाइजेशन। अब देखो ग्लोबलाइजेशन जो है ये वो देखा जाए ना बेसिकली, तो ग्लोबलाइजेशन इतना इजी वाला कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ग्लोबली जब चीज़ें जुड़ रही थी तो ऑब्वियसली हर एक ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे रीजंस बनेंगे हर एक चीज़ पे, जो सोसाइटी में क्या लाएंगे, सोसाइटी में चेंज लाएंगे। तो फटाफट से इसको देखते हैं। बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेस्ड phenomenon that has profoundly shaped the contemporary world। जो आज का ज़माना है उसको बनाने में ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, आज के बारे में बात करें, बोलता है ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन रेफर किया जा सकती है इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, कंट्री टू कंट्री अपना रिलेशन जो है वो बढ़ाते जाएंगे, इंटरडिपेंडेंस बढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन होगी इकोनॉमी की, सोसाइटीज़ की, कल्चर्स की और पॉलिटिक्स की अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जब देखो कोई भी कंट्री टू कंट्री जब हम कनेक्टेड हो, क्योंकि आजकल एक आपने एक डेफिनेशन सुनी होगी, द वर्ल्ड इज अ सिंगल स्मॉल विलेज। ठीक है, जहाँ आप ऐसे बोल सकते हैं द वर्ल्ड इज अ होम। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, यही चीज ग्लोबलाइजेशन बोलती है कि जब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे का जुड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो एक दूसरे पे जो चीजें हैं शेयर करेंगे। ठीक है, इकोनॉमीज हमारी इकट्ठी हो जाएंगी, जैसे सोसाइटीज जो है वो आपस में शेयर करेंगी, कल्चर वैल्यूज शेयर करेंगी अक्रॉस द बाउंड्रीज, तब क्या देखने को मिलेगी, ग्लोबलाइजेशन देखने मिलेगी। तो ग्लोबलाइजेशन जो होगी वो हमेशा क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी और मल्टी फेस्ड फिनोमिना होगी। ठीक है, फिनोमिना कौन सा होगा, मल्टी फेस्ड। देन उसके बोलता है ग्लोबलाइजेशन इज ड्राइवन बाय एडवांस। अब ग्लोबलाइजेशन किस वजह से देखेंगे, क्योंकि एडवांसनेस होते हैं टेक्नोलॉजी में, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में। देखो फास्टर एक्सचेंज होगा गुड्स और सर्विसेज का। आज के टाइम पे देखो, जैसे हमें जरूरत पड़ी, कोविड के टाइम की बात करें, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी हमारे पास, तो सऊदी अरेबिया से ऑक्सीजन आ गई। तो कहीं कहीं पे हमें क्या था, कनेक्टेडनेस शो हुई ना वहाँ पे। अब जैसे कल्चर वैल्यू शो करते हैं कि हमारे यहाँ का कोई फेस्टिवल है और वो किसी दूसरी कंट्री में जाके जो है वो मनाया गया, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा कल्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जो दूसरे कल्चर का कोई फेस्टिवल है तो वो हम यहाँ पे सेलिब्रेट करें। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी सारी डायमेंशंस होती हैं जो किसके लिए हेल्प करती है, ग्लोबलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में जो जो चीज़ें हेल्प करती हैं उनको हम अब वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या बोलती है कि जो इंटीग्रेशन नेशनल इकोनॉमीज की इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड। देखो जब हम ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल फ्लो होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें हमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस देखते हैं। ठीक है, बहुत सारी कॉर्पोरेशन काम करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेड तो हमारा चलता ही चलता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ से पैसे अपनी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, नेपाल में किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगा देती है, या फिर कोई और गवर्नमेंट जो है वो हमारे इंडिया में जैसे कोई कंपनी स्टैब्लिश कर देते हैं, तो वो क्या है, तो कैपिटल फ्लो कहीं ना कहीं चल ही रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड है हमारी कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में क्या आता है, स्प्रेड ऑफ आइडियाज, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस अक्रॉस बॉर्डर। जब हम लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज, अपने वैल्यूज या नॉर्म्स को, जो कल्चर्स को क्या करते हैं, क्रॉस बॉर्डर शेयर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको किसके द्वारा, जैसे मास मीडिया के द्वारा जा सकता है, इंटरनेट हो गया, ग्लोबल एंटरटेनमेंट हो गया, तो ये क्या है, सारा का सारा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ पॉपुलर कल्चर, जैसे म्यूजिक है, फिल्म्स है, फैशन है, तो ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ लैंग्वेजेस है। जैसे देखो कल्चर्स की अगर आप बात करें, जैसे हम ड्रेसेस में ही ले लेते हैं, तो ड्रेसेस हम लोग आजकल किसकी प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान की, पाकिस्तान वाले किसी और की कॉपी करते हैं। देन उसी तरह से हमारा म्यूजिक है, कहीं से आजकल जैसे बीटीएस फैन, बीटीएस ग्रुप के जो बहुत सारे बच्चे फैन है। ठीक है, जो के पॉप के जो ही फैंस है, तो वो क्या है, वो शेयर हो रहा है, कल्चर जो है वो शेयर होता है। ठीक है, पंजाबी कल्चर, हम डोगरास है, डोगरा कल्चर के बजाय हम पंजाबी कल्चर के सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। देन उसके बाद फॉक टेल्स हो सकती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, now the next is the global political globalization। political globalization में क्या होता है, इंटरनेटनेस एंड कॉपरेशन अमंग गवर्नमेंट्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं ग्लोबल इश्यूज के लेके। जैसे हम देखो डिप्लोमेसी हम लोग कितने देखते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं, पीस कीपिंग मेथड्स है, जो ग्लोबल गवर्नेंस है उनके साथ। जैसे हम लोग तो यूनाइटेड नेशंस है, तो उसमें क्या है, उसमें हर तरह का डिसीजन जो लिया जा सकता है। ठीक है,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो ये क्या करते हैं, ग्लोबल अफेयर्स को मैनेज करने का काम करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा सोशल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सोशल ग्लोबलाइजेशन बोलता है कि जो इंटरकनेक्टेडनेस और इंटेग्रेशन होती है सोसाइटी के बीच में, जिसकी वजह से थ्रू माइग्रेशन, जब लोग इधर उधर जाते हैं टूरिज्म की वजह से, जहाँ पे क्रॉस कल्चर इंटरेक्शंस की वजह से, इसमें क्या होता है, लोग जो है क्रॉस बॉर्डर जाते हैं, अपनी डाइवर्सिटी को शो करते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म जो होती है विद इन द सोसाइटी वो देखने को मिलती है। ठीक है, और सोशल जो ग्लोबलाइजेशन है, सोशल ग्लोबलाइजेशन ये असर डालती है, बढ़ावा देती है स्प्रेड ऑफ आइडिया, सोशल मूवमेंट, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गए, फेमिनिज्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें किसके अंडर देखने को मिलती है, एनवायरमेंटलिस्ट है, ये सारे हमें सोशल ग्लोबलाइजेशन। और लास्ट ये बचा हमारा कौन सा, टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या होती है, लगातार फास्ट रेट में अडॉप्ट करना टेक्नोलॉजीज को, जस्ट शेयर करना, चेंज करना, उसको हम लोग कैसे में लाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, ग्लोबलाइजेशन में लाएंगे। तो सिक्स वन इज इन्वायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन। इन्वायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन में क्या है, वो असर डालता है जो इकोसिस्टम है हमारा, ग्लोबल इम्पैक्ट है। देखो जैसे हम लोगों ने कितनी सारी सिग्नेटरीज की हुई है, कॉप कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ पार्टीज की वो चलती है, पेरिस एग्रीमेंट है। तो ये सारी चीजें क्या शो कर रही है, ये मल्टी डिफरेंट कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया ना, तो ये इन्वायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन को शो करती है। तो इस टॉपिक के साथ हमारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा फर्स्ट यूनिट जो है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस and keep watching the channel. Do like, share and subscribe. If you any query or any kind of things you want demanding, तो प्लीज़ उसके लिए क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, उसी के रिगार्डिंग जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो चलाते जाएंगे सेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो हमारा यूनिट 2 है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, दैट इज द जेंडर इनइक्वालिटीज एंड इश्यूज, वो वाला पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।